स्वामी जी, जो सिरप है, 2 बड़े सिरप के ब्रांड हैं, एक का नाम है नेस्टो डीएस, दूसरा नाम है स्वामी जी कोल्ड ड्रिफ्ट। उसका सेवन इधर एमपी और राजस्थान में कुछ बच्चों द्वारा किया गया था। स्वामी जी, उन सिरप के वजह से कुछ ना कुछ शरीर में उनकी दिक्कत आई, किडनी स्वामी जी उनकी कंप्रोमाइज़ हो गई और उसकी वजह से स्वामी जी हाँ, बच्चों की डेथ हो गई। लगभग अब तक 11 बच्चे उससे परेशान रहे हैं और काफ़ी और बच्चों को भी दिक्कत है। तो स्वामी जी, वो पूरा प्रोसेस ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे कंटामिनेंट हैं जो शायद बच्चों की किडनी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो स्वामी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो कफ सिरप हैं बच्चों को बगैर किसी डॉक्टरी एडवाइस के ना दें। और जो एडवाइस तो ये देना चाहिए कि भाई एलोपैथी वाले मत लो, स्वासारी ले लो, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों? उनसे उनका धंधा गड़बड़ हो जाता है। और समझिए, आजकल पेरेंट्स भी थोड़े से ओवर मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा जरा सी खांसी भी तुरंत दवा पेलते हैं। अरे थोड़ा बच्चों को बोले, थोड़ा दौड़ाओ, एक्सरसाइज कराओ, सीतोपलादी दे दो, पहले हल्दी, तुलसी और अदरक का रस, शहद ये दे दिया करते थे पहले। जो देखो भाई झाड़ फूकने में लगा है बच्चों के शरीर में। वो बच्चों के साथ क्रूरता है, बच्चों के साथ जुल्म, जाति, नाइंसाफी है। और स्वामी जी, जैसे डोज 2 या 3 ml है, 5 ml है, पर जो माँ बाप है स्वामी जी वो 10-10 ml पिला रहे होते हैं और दिन में कई बार पिला रहे होते हैं। तो स्वामी जी, उससे लंग्स कंप्रोमाइज होते हैं, किडनी कंप्रोमाइज, 10-10 गुना दवाइयां ठोक देते हैं। स्वामी जी, लिवर में दिक्कत आती है। और आयुर्वेद में तो ले भी ले, मैंने कहा तो कोई स्वासारी की आधी बोतल भी पी जाए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एलोपैथी वाली पी ली तो ठोड़ मरोगे। हाँ स्वामी जी, वो उसके बहुत ही स्वामी जी बहुत ही खराब वाली खतरनाक हो स्वामी जी। और ऐसा ही लगभग 2-3 साल पहले अफ्रीका में हुआ स्वामी जी। कुछ कफ सिरप गए थे वहाँ पे और वहाँ स्वामी जी अफ्रीका में भी बहुत दिक्कत आई थी, कई बच्चों को स्वामी जी दिक्कत आई थी। और हाँ, स्वामी जी कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनका नाम है थाइलिन ग्लाइकोल, वो उन सिरप में पाए गए थे और उन सिरप की वजह से स्वामी जी वहाँ बच्चों की मौत हो गई थी। तो जो सेफ्टी वाली बात है स्वामी जी, जहाँ हम बात करते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनकी सेफ्टी सर्वोपरि है, वो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है स्वामी जी। इस टॉक्सिकोलॉजी स्वामी जी जो है वो बहुत, और आयुर्वेद में हमने पहली बार ये टॉक्सिकोलॉजी के नए पैरामीटर बनाए हैं और 4 से 8 गुना और कुछ तो 28 गुना डोज देकर के देखी, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी बात है। बिना किसी दुष्प्रभाव के आपको पूरा सुप्रभाव मिलता है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर हम वही बात करें कि किडनी इंजरी, जो किडनी आजकल स्वामी जी टारगेट ऑर्गन है, कुछ ऐसे ही कंपाउंड का स्वामी जी अगर वहाँ देखें तो लीनोग्रेड कैसे काम करता है स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे कि जो किडनी हमारी ये इससे दवाइयों से भी किडनी फेल हो रही है एलोपैथी की दवाओं। स्वामी जी, हमने पिछली बार बात की थी एंटीबायोटिक के बारे में, आज हम बात करेंगे कैंसर की एक मेडिकेशन के बारे में। स्वामी जी, हमने अलग अलग दवाओं का दुष्प्रभाव किडनी पर देखा है। जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो स्वामी जी कैंसर की दवाइयाँ हो या कुछ केस में स्वामी जी हार्ट की दवाइयाँ हो, एंटीबायोटिक्स हैं, इनके लंबे समय के इस्तेमाल से किडनी स्वामी जी कंप्रोमाइज होती है। उन कंप्रोमाइज हुई सिचुएशन में अगर हम लीनोग्रेड दें तो स्वामी जी क्या हम किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं स्वामी जी, वो हम देखेंगे। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये हमारे किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो स्वामी जी सांप जैसी स्ट्रक्चर है, ये जो सांप का फन जैसा दिखाई दे रहा है स्वामी जी, ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन है स्वामी जी। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ से छन के स्वामी जी इस जगह मूत्र का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम नेफ्रॉन कह रहे हैं स्वामी जी। इसके अलग अलग बारीक नलियां हैं, बहुत बारीक नलियां स्वामी जी, काफी लंबी नलियां, और हमारे एक एक किडनी में स्वामी जी मिलियंस और बिलियंस में ये होते हैं। और आप देखें इनकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, अगर इसके ऊपर आप देखें तो ये इतनी सारी दवाइयां जो बॉक्स में देख रहे हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं स्वामी जी। लगभग 25 से 30 बड़ी बड़ी दवाइयां हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट डायरेक्टली किडनी पर होता है। वो जब सिंथेटिक दवाइयां स्वामी जी, उनमें कुछ दवाइयां कैंसर की हैं, कुछ दवाइयां इम्यूनोसप्रेशन के तौर पर यूज की जाती हैं, कुछ दवाइयां स्वामी जी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ दवाइयां एंटीबायोटिक्स हैं। हमने एंटीबायोटिक्स सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयों से किडनी खराब हो रही है, खराब हो रही दिख रहा है। तो स्वामी जी, हमने इन सब दवाइयों पे काम करना शुरू किया है। हमने अब तक 8-9 अलग अलग बड़ी दवाओं पे यूज करके देखा है कि किडनी पे क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, और अगर रीनोग्रेड से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या स्वामी जी उस एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सकता है। इंड्यूस करके उसको ठीक करना, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार पतंजलि ने किया है कि लीवर फेलियर करके, किडनी फेलियर करके, हार्ट फेलियर करके, लंग फेलियर करके, पूरा नर्वस सिस्टम का फेलियर करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेलियर करके, कार्टिलेज घिसा करके वापस उसको रिजुविनेट करना, ठीक करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बड़ा अचीवमेंट है। हाँ स्वामी जी, तो हम ये जो बात करें एंटी कैंसर दवाइयों की जिसकी वजह से किडनी खराब हुए, उसको स्वामी जी नेफ्रोटॉक्सिटी कहते हैं। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, टॉक्सिटी मतलब उसकी टॉक्सिटी। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स की नेफ्रोटॉक्सिटी है, उसके बारे में आप देखें, वो स्वामी जी एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बचना लगभग नियर इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि रोगी को जो बड़ा रोग है, इसका नाम है कैंसर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टेलिटी का एक बड़ा कारण है स्वामी जी, से उससे बचने के लिए दवाएं दी जाती हैं, पर उन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट इतने हो जाते हैं कि कभी कभी वो दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं। तो स्वामी जी ऐसी ही एक दवा सिस्प्लेटिन है, जिसके कोर में प्लेटिनम है, एक मेटल है स्वामी जी। ये भी एक बात देखने वाली है। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों में मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, प्लेटिनम उसी वो स्वामी जी के कोर में और वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, और स्वामी जी वो एक अच्छी दवाई मानी जाती है कैंसर के रोगियों को। हमें कहते हैं मेटल खिला रहे और खुद प्लेटिनियम खिला रहे हैं। हाँ स्वामी, खूब सारा खिला रहे हैं। सिस्प्लेटिन है, ऑक्सलोप्लेटिन है, काफी सारे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल। हम तो आयरन आदि की भस्म खिलाते हैं, वो तो सीधा आयरन ही ठोकते हैं। हाँ स्वामी जी, हम आयरन की भस्म दे रहे हैं, कैल्शियम की वो एलोपैथी में तो आयरन के लिए वो सीधा सीधा आयरन देते हैं समझो, बॉडीज में एब्जॉर्ब नहीं होता, सिवाय हम भस्म बना के देते तो हजम होता है, वो तो सीधा आयरन ठोकते हैं। सीधा आयरन ठोकते हैं स्वामी जी, वो एब्जॉर्ब नहीं हमको कहते हैं कि भस्म खिलाते हैं, तुम तो कूड़ा कचरा खिला रहे हो। हाँ स्वामी जी, तो ये जो सिचुएशन सिस्प्लेटिन वाली है, जिसकी वजह से स्वामी जी किडनी टॉक्सिटी होती है स्वामी जी, 50% पेशेंट जिनको सिस्प्लेटिन दिया जाता है, आधे लोगों में किडनी में डैमेज आते ही हैं। और ये बड़ा खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है स्वामी जी। और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सिस्प्लेटिन की डोज बंद करनी पड़ जाती है क्योंकि किडनी पे डैमेज ज्यादा हो जाता है, फिर रोग बढ़ जाता है। रोग बढ़ जाता है स्वामी जी, कैंसर आगे बढ़ता जाता है। फिर ऐसा तरीका खोजा जाए कि सिस्प्लेटिन जरूरत पड़े तो वो भी ले ले, किडनी पर असर ना पड़े, वो हमने करके दिखाया। हाँ स्वामी जी, और वो स्वामी जी हमने अभी सेल लाइन डेटा में देखेंगे, एनिमल डेटा में देखेंगे, और स्वामी जी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई स्वामी जी, वहाँ कैंसर के रोगियों पे यही क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि ऐसे रोगी पतंजलि के साथ, टाटा मेमोरियल, एम्स से लेकर के कितने मेडिकल कॉलेजों के साथ स्वामी जी अभी हमारे 18 मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है स्वामी जी, और 5 और और बच्चे अब तो साथ दे रहे हैं सब भाई। हाँ, ये काम फायदे का है, लाभ का है तो सरो।
पतंजलि का साथ देते हैं। ये तो लोगों के रोगियों की भलाई का काम है। भलाई कम है। और समझिए जब उन्हें हम एविडेंस दिखाते हैं कि दवा काम कैसे कर रही है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो समझिए जो सही डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, समझिए वो कन्विंस भी होते हैं और वो कहते भी हैं कि हमें अगर रोग ठीक करना है तो हमें नेचुरल तरीके से ठीक करना ही बेटर रहेगा। तो समझिए अब ये देखिए स्क्रीन पर ये है सिस्प्लेटिन और ये जाके डीएनए से बाइंड करता है। समझिए ये प्लेटिनम यहाँ बाइंड करता है जिसकी वजह से टॉक्सिटी आती है। ये जो स्ट्रक्चर समझिए डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, और इस प्लेटिन यहाँ जाके बाइंड करता है और ये समझिए डीएनए डैमेज का कारण बनता है और वो डीएनए डैमेज एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देता है। तो कैंसर सेल्स के अंदर अगर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसका जो जीवन चक्र है वो वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, कैंसर सेल मर जाएगी। ये हाइपोथेसिस से काम होता है। पर समझिए प्रॉब्लम यह है कि ये जो दवाई है सेलेक्टिव नहीं है, ये जाके लगभग और भी कोशिकाओं को इंपैक्ट करने लगती है और वो अगर किडनी सेल में हो तो समझिए उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है, हार्ट में हो तो कार्डियोटॉक्सिटी हो जाती है, ब्रेन सेल्स में हो तो न्यूरोटॉक्सिटी हो जाती है, कान में हो तो ओटोटॉक्सिटी हो जाती है और लिवर में हो तो समझिए हेपेटोटॉक्सिक हो जाती है। तो ये जो टॉक्सिटीज हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हैं, इनको मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने इसी पे काम किया और देखा कि सिस्प्लेटिन के जो अपने पाथवेज हैं जिसकी वजह से बीमारी आगे बढ़ती है, एडवर्स इफेक्ट आगे बढ़ते हैं, वो ये हैं, वो चाहे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को चेंज करने वाली बात हो या फिर इन्फ्लेमेशन को चेंज करने वाली बात हो, ये सब इन्हीं पाथवे से होते हैं। फिर हमने इसी पे काम करना शुरू किया और ये देखा कि सिस्प्लेटिन के द्वारा इंड्यूस हुई नेफ्रोटॉक्सिटी को क्या हम मेजर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या हम रीनोग्रिड के इस्तेमाल से उसको डायल आउट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। और जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन था कि अगर नेफ्रोटॉक्सिटी इंड्यूस हो चुकी है तो क्या हम उसको रिगेन कर सकते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू है उससे हम उसको हम रीजनरेट करके क्या वापस ला सकते हैं। तो हमने इन पर काम करना शुरू किया और रीनोग्रिड जो यहाँ भी रखी है और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर 7 बड़े बड़े हब्स हैं, अपामार, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, कासनी और गोखरू। इनका एनरिच एक्सट्रैक्ट एक टैबलेट के फॉर्म में है जो कि रीनोग्रिड है और ये उसकी डिटेल केमिस्ट्री है। ये जो पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं और किस किस मात्रा में हर एक टैबलेट में उपलब्ध होते हैं। एचपीएलसी में भी अलग अलग बैच में देखें तो हमें ऐसा रेस्पॉन्स दिखाई देता है। ये एक तरीके से केमिकल वैलिडेशन वाला काम होता है कि कौन कौन से नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल्स इस औषधि के अंदर हैं। अब हमने उसके बाद काम करना शुरू किया ह्यूमन किडनी सेल्स पर, ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, जो नेफ्रॉन के एक छोटे से हिस्से के सेल्स हैं। अगर आप उन सेल्स को लैब में ग्रो करें और उनकी बायोबिलिटी देखें, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं, वो आप मेजर करें और रीनोग्रिड को दें उन्हें, तो आप देखें रीनोग्रिड की हाईएस्ट डोज तक भी लेके जाएं, लगभग 300 माइक्रोग्राम पर एमएल, जो इन सेल्स के लिए काफी ज्यादा मात्रा है। अब वहां तक लेके जाएं तो आप देखें इन सेल्स की बायोबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सेल्स अपने नेचुरल तरीके से वैसे ही ग्रो करते रहते हैं। पर अब इन्हीं सेल्स को आप ग्रो करें सिस्प्लेटिन के साथ और कल्चर मीडिया में इसको डालें और आप देखें कि जैसे ही आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे ही इन सेल्स की बायोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। और 15 माइक्रोग्राम पर एमएल जो सिस्प्लेटिन का ह्यूमन सीमैक्स है, सीमैक्स मतलब कि अगर इस औषधि को इंसानों को दिया जाए, रोगियों को दिया जाए, तो जब जिस डोज पे उनको अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है उस डोज पे ब्लड के अंदर उनका कितना कंसंट्रेशन है उसको हम सीमैक्स कहते हैं। तो उस सीमैक्स पे आप देखें तो आपको देखें लगभग आधे से ज़्यादा किडनी के सेल्स मरने लगते हैं, उनकी बायोबिलिटी कम हो जाती है, जो ये बताती है कि हाँ इस सिस्प्लेटिन के अपने एडवर्स इफेक्ट हैं और किडनी सेल्स इसकी वजह से कंप्रोमाइज हो रहे हैं। पर अब आप देखें कि अगर आप इनको को ट्रीट करें कि सिस्प्लेटिन को ह्यूमन सीमैक्स पर दें और साथ साथ रीनोग्रिड को भी ट्रीट करें तो क्या आप किडनी सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम सिस्प्लेटिन के को ट्रीटमेंट के साथ रीनोग्रिड को देते हैं तो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है, सेल्स मरने से बच जाते हैं। जो ये बता रहे हैं कि रीनोग्रिड के अंदर हिपैटो प्रोटेक्शन के साथ साथ नेफ्रो प्रोटेक्शन की भी कैपेबिलिटी है और जो नेफ्रोटॉक्सिटी की बात है वो हम उससे बाहर आ सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल करें तो। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे के कारक कौन से हैं, तो हमने देखा जो अलग अलग मार्कर हैं, पिछली बार भी हमने इनके बारे में बात की थी, किम1 जो किडनी इंजरी मार्कर है और एनगेल जो भी एक और किडनी इंजरी मार्कर आप देखें, और सिस्प्लेटिन के एक्सपोजर की वजह से इन सब के लेवल बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए लेवल रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी पता है काफ़ी साइंटिफिक फेटर्निटी को कि सिस्प्लेटिन जो है वो इन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म देता है। तो अगर आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बात करें तो एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बस्ट दिखाई देता है और आप देखें टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ जाता है। और अगर आप इन्हीं कंडीशंस में रीनोग्रिड को ट्रीट करें तो आप देखेंगे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि ये औषधि एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट औषधि है और जो सिस्प्लेटिन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है हम उनको इस मेडिसिन के ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बहुत क्रिटिकल पार्ट आता है वो है एपोप्टोसिस का, कि सिस्प्लेटिन एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है और आप उस एपोप्टोसिस को मेजर कर सकते हैं। किडनी के सेल के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से वक्त के साथ साथ जो सेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लगती है। जो सेल डेथ का कारण है वो ये है, जो 2-3 हजार की मंथली सेविंग्स कर सकते हैं आप भी अपनी बीपी डायबिटीज की मेडिसिन पे। कैसे? जो सेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लगती है। जो सेल डेथ का कारण है वो ये है, जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसका लेवल बढ़ जाता है और आप देखेंगे जो अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स हैं जो सिस्प्लेटिन की वजह से लगभग 30% तक पहुंच रहे हैं, जब आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड से तो ये डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। जो एक बड़ी वाली बात है जो हमें ये समझाती है कि जहां जैसी जरूरत हो औषधि का वैसा इंपैक्ट यहाँ दिखाई देता है। और फिर इसके अलग अलग जो कारक थे हमने उस पर काम किया और देखा कि सिस्प्लेटिन की वजह से जो अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन एक्सप्रेशन है और जो प्रोटीन के फास्फोरिलेशन है, जो सिग्नलिंग के सबसे ज़्यादा इन डेप्थ प्रोसेसेस हैं जो एक सेल के अंदर दूसरे सेल में कम्युनिकेशन के लिए या सेल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमने उनका भी लेवल नापा, वेस्टर्न ब्लॉट को यूज करके देखा कि जो जेएन के पाथवे का फास्फोरिलेशन है, जो ईआर के अर्क पाथवे का फास्फोरिलेशन है और जो P38 पाथवे का फास्फोरिलेशन है वो फास्फोफॉर्म्स सिस्प्लेटिन की वजह से बढ़ जाते हैं और वही फास्फोफॉर्म आप जब देखेंगे रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो जाते हैं।
जो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही प्रिस्टीन मोड ऑफ एक्शन वाली बात है कि कहाँ पे कितने लेवल के कंट्रोल एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर हो रहे हैं और कैसे बीमारी के दौरान वो मॉडिफाई हो रहे हैं और कैसे एक हर्बल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट से वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी जो अगली एक और यात्रा हम आगे लेके इसको गए वो था नेक्रोप्टोसिस की, मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के जो कॉम्बिनेशन वाली बात है वो आप देखें कि सिस्प्लेटिन की वजह से वो भी इंड्यूस होती है और रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होनी शुरू हो जाती है। और इसके जो कारक अलग अलग टाइप के मार्कर्स हैं, चाहे वो RIPK1 हो, RIPK3 हो या फिर MLKL हो, इनके जीन एक्सप्रेशन भी हमने नापे और देखा कि सिस्प्लेटिन की वजह से इन तीनों जीन्स का लेवल बढ़ जाता है, एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ लेवल रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट वाली बात थी कि जो चेंजेस हैं वो एक माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक भी हैं। जैसे ऑटोफेजी नाम की चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की है, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है, ऐसा ही प्रोसेस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, इसको माइटोफेगी कहते हैं। उसका भी मॉडिफिकेशन एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और हमने देखा कि रीनोग्रेड माइटोफेगी को भी अच्छे तरीके से इंड्यूस करता है। तो ये सब फाइंडिंग हमने देखी और उनके अलग अलग मॉलिक्यूलर प्लेयर्स को समझा और देखा कि जो रीनोग्रेड की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है वो कैंसर की दवा की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को हटाने वाली है। पर एक क्वेरी इसमें यह भी आती है कि अगर ऐसा है तो कहीं रीनोग्रेड कैंसर की जो दवा है सिस्प्लेटिन, उसकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए और 4 अलग अलग कैंसर सेल्स को ग्रो किया और उसको रीनोग्रेड के साथ साथ सिस्प्लेटिन भी दिया और ये देखने का प्रयास किया कि कहीं वो एक्टिविटी, सिस्प्लेटिन की वो अपनी एक्टिविटी वो तो कम नहीं हो रही है, खराब नहीं हो रही है, मॉडिफाई तो नहीं हो रही है। और ये बहुत ही जबरदस्त डेटा है और हमने पहली बार ये दिखाया कि रीनोग्रेड के अंदर सेलेक्टिविटी है कि जो भी दुष्प्रभाव है उनको तो डायल आउट कर रहा है, पर जो सिस्प्लेटिन के अपने नेसेंट इंपैक्ट हैं जिसकी वजह से उस दवा को दिया जाता है, मतलब कैंसर की सेल्स को मारने वाला काम, आप देखिए रीनोग्रेड की प्रेजेंस में इन चारों कैंसर सेल्स के ऊपर जो सिस्प्लेटिन का इंपैक्ट है वो कांस्टेंट रहता है और सिस्प्लेटिन लगभग आधे से ज़्यादा सेल्स को मार देता है जिसकी जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और रीनोग्रेड उसको किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करता। तो जो कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर सिस्प्लेटिन का इंपैक्ट बरकरार रहता है और जो नॉन कैंसर सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, वहाँ पे जो इंपैक्ट आ रहे होते हैं वहाँ पे रीनोग्रेड को अच्छे तरीके से सेव करता है। तो एक अच्छी वाली बात है कि जो सुप्रभाव है वो मेंटेन्ड है और जो दुष्प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इनके ऊपर हमने और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और सिस्प्लेटिन के का इंडक्शन हमने सी एलिगेंस के मॉडल पे भी दिया और वहाँ भी बायोलॉजी के इन्हीं पैरामीटर को वैलिडेट किया और इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम नेचर पब्लिकेशन ग्रुप के जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट के पास गए और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये फाइंडिंग वहाँ पब्लिश हुई और जो आप पेपर का टाइटल भी देख रहे हैं कि रीनोग्रेड सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिस्प्लेटिन इंड्यूस इंजरी, ये एक बड़ी वाली बात है। और जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं अब अपने ही नाम से अच्छे तरीके से पहचानी जा रही हैं और साइंटिफिक फैटर्निटी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि रीनोग्रेड किस तरीके से कैंसर की दवाइयों की वजह से होने वाले एडवर्स इफेक्ट को डायल आउट कर सकता है। और जो हमारे मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आजकल इसी पर ही हो रहे हैं कि हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेटिव तरीके से हम एक होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं और पेशेंट्स को जो भी ट्रीटमेंट बेनिफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये पेपर इस जर्नल में है और अगर आप ऑनलाइन हैं और अगर आप QR कोड देख रहे हैं, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप अपने फोन पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो डेटा मैंने आज दिखाया है इसका काफ़ी कुछ इसी ही मैन्युस्क्रिप्ट में है और वो डिटेल में लिखा हुआ वो भी है और इजी लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया है। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आपने देखा कि ये जो काम है जो हम रीनोग्रेड पे करते आ रहे हैं इसकी अच्छी कैपेबिलिटी कैसी है। हमने कुछ दिन पहले देखा था वेंकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक की वजह से किडनी कैसे खराब होती है और उसको कैसे ठीक करते हैं। आज हमने कैंसर की दवा के बारे में देखा, कल हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, क्योंकि अगर न्यूट्रास्यूटिकल सही मात्रा में इस्तेमाल ना किए जाएं, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं या कंट्रोल तरीके से ना हो तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फोलिक एसिड की अगर ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में हो तो वो भी किडनी को इंपैक्ट करती है। कल हम देखेंगे कि अगर फोलिक एसिड की ज़्यादा मात्रा दी जाए तो किडनी पे कैसे इंपैक्ट आते हैं और उस इंपैक्ट को क्या हम रीनोग्रेड से डायल आउट कर सकते हैं, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ